डोनाल्ड ट्रंप साहब की ख्वाहिश थी कि उनको नोबेल पीस प्राइज भी मिले और वो दुनिया में अपनी लेगेसी छोड़ के जाएं कि ही वॉज अ पीस मेकर, ही वॉज अ यूनाइटर। और जिस तरीके से मुसलसल अपनी स्पीचेस में वो कहते हैं कि मैंने 8 जंगें रोकी, मैंने इतने मिलियन लोगों की जानें बचाई हैं, इन सारी चीज़ों के अंदर आप देखें कि वो कितने इस वक्त मजबूर हो चुके होंगे इजराइल के हाथों, बीबी नेतन्याहू के हाथों, कि उनके पास कोई चॉइस मौजूद नहीं है कि ये बजाय कि तारड़ वो साहब साथ मजबूरी साथ है क्या? ये ब्लैकमेलिंग देखिए। है क्या? ये समझ से बाहर है। सुपर पावर का लीडर भी मजबूर होता है। देखिए, मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में बैठा हूं, अगर देखा जाए तो अमेरिका को सुपर पावर बनाया किसने है, ये एक सोचने वाली बात है। और उसमें अगर देखा जाए तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितने जूश लीडर यूरोप से इकट्ठे करके अमेरिका लाए गए थे, उन्होंने अमेरिका को सुपर पावर बनाया है। अमेरिका के ऊपर रिसर्च करना बड़ी जरूरी है। यहाँ पे या तो हर कांग्रेसमैन दूसरा यहूदी है या उसकी बीवी यहूदी है। अमेरिका के अंदर हर सिस्टम जो क्रिएट किया गया है वो किसी जूश ने किया गया है। आप साइंस की कोई किताब आज भी उठा के देख लें 18वीं सदी से लेके अब तक, वो जूश राइटर की होगी। दुनिया के अंदर कोई भी आईटी का स्टार्टअप नया शुरू होता है इसराइल से शुरू होता है। आपको देखना होगा, अगर दूसरी दुनिया सोई रहेगी, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो ये है कि 1.6 मिलियन यहूदियों ने पूरी दुनिया को किस तरह हॉस्टेज बना रखा है। क्वेश्चन तो ये है, अमेरिका को छोड़ दें, आप पूरी दुनिया को देख लें। अब जिस तरह अगले दिन माइक हकबी साहब जो कि अमेरिका के एम्बेसडर हैं इसराइल के अंदर, उन्होंने जो बिब्लिकल मैप की डेफिनेशन की है कि पूरी दुनिया सऊदी अरेबिया तक, इराक, ईरान, इराक, सीरिया, जॉर्डन, सारा एक ग्रेटर इसराइल का नक्शा उन्होंने सामने रखा है। क्यों? उसकी वजह यह है कि दूसरी दुनिया सारी सो रही है। दूसरी दुनिया सिर्फ 3 वक्त का खाना खा के सो जाती है, लेकिन 1.6 मिलियन जूश किस तरीके से दे बिहेव एज अ सुपीरियर ह्यूमन बीइंग, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि इस वक्त देख लें पूरी दुनिया हॉस्टेज है इसराइल के हाथों, जहां उन्होंने चुन चुन के हर कंट्री जो एंटा इसराइल था उसका सफाया किया है, हर लीडर का सफाया किया है। तो वजह यह है कि जब आप साइंस और तालीम से दूर हो जाएंगे, आपके साथ यही होगा। ये लमा फिक्रिया है। लेकिन एक अकल और शऊर वाली बात भी होती है कि अगर किसी के साथ कितना चलना है और किस तरह चलना है और किसको किस तरह कंट्रोल करना है। अब इंटेंसिटी इस वॉर की क्या होगी चिश्ती साहब? ये जो वॉर है, हमने जो गुज़िश्ता देखा था ईरान और इसराइल के दरमियान वॉर 12 दिन हुई थी, इस दफ़ा भी आपको एक हफ्ते या 10 दिन की नज़र आ रही है, या आपको लग रहा है कि अब ये तवील जंग की तरफ जा रहे हैं? अब तो जो उन्होंने मैस डिप्लॉयमेंट की हुई है और डेवलपमेंट की हुई है एरिया के अंदर, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बुलाया हुआ है, बहुत सारे एयरबेसेस उन्होंने एक्टिवेट किए हुए हैं। मवाफाक एयरबेस जो जॉर्डन तक तो 50-52 जहाज खड़े किए हुए हैं, 8 रिफ्यूलर खड़े किए हुए हैं, 150 के करीब उन्होंने सॉटीज उड़ी हैं ट्रांसपोर्टेशन की, जिसमें असला पहुंचाया उन्होंने फॉरवर्ड एयरबेसिस पर। तो इंटेंसिटी तो अमेरिका की तरफ से भी ज्यादा है। लेकिन उसी सांस में मैं ये कहना चाहूंगा कि ईरान ने भी पिछले 7 महीने में हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठा। उनको भी पता था कि अब आने वाला हमला ज्यादा खतरनाक हो सकता है और अभी भी फोकस्ड होगा, क्योंकि उनको पता था कि जितनी मुसायद का इंटेलिजेंस नेटवर्क ईरान के अंदर फैला हुआ है, तो उनको ये तो वहमो गुमान में कोई कंफ्यूजन नहीं था कि उनको अपडेट जा रही है कि हमारा सर्वाइवल हो गया है इनके इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो वो कम बैक जरूर करेंगे। तो कम बैक के दौरान इन्होंने बहुत तैयारी की है। डेफिनेटली जो अब लगेगा कि अनफोल्ड करेंगे तो सही मानों में पता लगेगी, बट इन्होंने बहुत ज्यादा हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स खरीदे हैं, इन्होंने सरफेस टू एयर मिसाइल खरीदे हैं, लॉन्ग रेंज क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल पे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। आने वाला वक्त बताएगा कि कितनी इंटेंसिटी से हिट बैक कर। अच्छा तारिक साहब, आपको नहीं लगता कि ये जो सिचुएशन मशरक़ वस्ता के अंदर बार बार क्रिएट की जा रही है, इस सिचुएशन के अंदर, और ये नहीं कि ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ने की, माजी के अंदर भी ये जंगें शुरू होती रही हैं, और इराक वॉर हो, वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो वहाँ पे इक़्तिदार में रही हैं वो यही करती रही हैं पूरी दुनिया के अंदर। तो इससे इटसेल्फ अमेरिका की क्रेडिबिलिटी डैमेज हुई है, वो हॉस्टाइल पूरी दुनिया को नजर आया जिसकी आपने बात की। मैं इसमें कोई शक नहीं है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की अपनी जो एक गुडविल है उसको डैमेज होगा। एलाइज साथ नहीं खड़े, यूरोप आज सामने साथ नहीं खड़ा, नेटो का मुस्तकबिल कोई नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसमें अब जिस तरह पहले हम अर्ज कर रहे हैं, रुकेगी कैसे? तो जब तक वो ये खुद ही डिफाइन करेंगे कि हमने अहदाफ हासिल किए हैं, कितने अहदाफ हासिल कर लिए हैं, तभी रुकेगी। बल्कि इस वक्त जो सबसे बड़ा सवालिया निशान है कि रूस और चाइना का मुस्तकबिल क्या है। जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज किया था कि वेनेजुएला का तेल तो बंद कर दिया चाइना का, अब ईरान का तेल बंद होगा तो चाइना कहां जाएगा, तेल कहां से लेगा? रशिया पहले सीरिया लूज कर चुका है, वो क्या करेगा, आगे कहां जाएगा? तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जंगें शुरू करना आसान होती है, रोकना बड़ा मुश्किल होती है। मैंने पहले सवाल किया था, क्या हम तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं? क्या वाकई ही दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड? बल्कि
इस वक्त अगर देखा जाए तो मैं अभी थोड़ी देर पहले एक आर्टिकल पढ़ रहा था, जूइश कैलेंडर जो है, जो उसके हिसाब से द वर्ल्ड जो दिस इज द बिगेस्ट वॉर इज कमिंग, ग्रेटर इजराइल बिब्लिकल मैप जो उन्होंने आपके सामने रखा है, तो ये अगर डाट्स को जोड़ा जाए तो इट इज वेरी बहुत एक खौफनाक मंजरनामा सामने पेश आता है। जिस तरह मैं एज ए बहसीत पाकिस्तानी सोच रहा हूँ, पाकिस्तानी अमेरिकन, 909 मील का किलोमीटर का बॉर्डर ईरान के साथ, 1600 किलोमीटर का बॉर्डर आपका अफगानिस्तान के साथ, और तीसरा बॉर्डर आपका जो है ईस्टर्न बॉर्डर, जहां पे इस वक्त बीजेपी और आरएसएस अपनी जंगी मशकें शुरू कर रखे हैं। तो दर हकीकत कोई मंजरनामा अच्छा नजर नहीं आ रहा बहसीत पाकिस्तानी अमेरिकन